हेलो एवरीवन, हम मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल कंडीशंस की चर्चा कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने ये चीज देख ली थी कि मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। उसके पश्चात हमने नदियों की चर्चा की थी, उसके अंतर्गत हमने नदी घाटी परियोजनाओं को भी देख लिया था। उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु की। मध्य प्रदेश, यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो मध्य प्रदेश की जलवायु और दूसरा मध्य प्रदेश की ऋतुएं, एक ही लेसन में। किंतु ये जो लेक्चर होगा मेरा वो होगा मध्य प्रदेश की जलवायु पर। चलिए देखते हैं। अब यहां पर आया है जलवायु शब्द, तो पहले आप जलवायु शब्द को समझें। आपके सामने दो टर्म्स आते हैं, पहला आता है जलवायु और दूसरा टर्म आपके सामने आता है मौसम। जनरली अधिकतर स्टूडेंट समझते हैं जलवायु और मौसम सेम ही। अगर आप पूछो कि इस समय पर भारत की जलवायु कैसी है तो वो कहेंगे कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, शीत ऋतु का मौसम है, मौसम जलवायु तो एक ही है। परंतु नहीं, आज आप एक चीज समझे, जलवायु और मौसम में अंतर होता है। हाँ, ये बात अलग है, माइनर अंतर होता है, इतना ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन जलवायु और मौसम दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जलवायु क्या है? विशाल भूभाग पर, विशाल भूभाग या विशाल भौगोलिक क्षेत्र पर लंबे समय तक पड़ने वाला वायुमंडलीय प्रभाव, इसको आप समझेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक एक शब्दों को तोड़कर पढ़ना सीखिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? विशाल भूभाग, एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। हम मध्य प्रदेश की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश को छोड़ो, आप भारत को ले लो, ठीक है। तो विशाल भूभाग पर लंबे समय तक, लंबे समय का मतलब है कि परमानेंट, या फिर अगर परमानेंट नहीं है तो कम से कम 35 से 40 वर्षों तक, ठीक है। तो विशाल भूभाग पर लंबे समय तक पड़ने वाला वायुमंडलीय प्रभाव, इसे ही कहते हैं जलवायु। जलवायु मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाती हूं। ये है अर्थ, ये है पृथ्वी, और सभी को पता है कि पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गुजरती है भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर 0 डिग्री। इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री में है कर्क रेखा और इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री पर है मकर रेखा। हालांकि ये आपके ज्योग्राफी का विषय है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का विषय है। यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। जो इसकी अच्छी तरह से जो चर्चाएं हैं वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर में करेंगे। ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। 21 जून को सूर्य जो होता है वो उत्तरायण होने के क्रम में सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कब? 21 जून को। मकर रेखा पर कब चमकता है? 22 दिसंबर को, जब अपने यहाँ जोरों की ठंड पड़ रही होती है। यही कारण है, चूंकि 21 जून को सूर्य लंबवत कर्क रेखा पर चमकता है और अपना भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। लगभग ये पोजीशन है, 876 किलोमीटर दूर है हमारे भारत के दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा, है ना। भारत के दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है और लगभग मध्य से होकर भारत के कर्क रेखा गुजरती है, समझिएगा। अब चूंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, किसमें? कर्क रेखा पर। यही कारण है कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, कर्क रेखा पर। आगे समझ में? मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 22 दिसंबर को। कब चमकता है? 22 दिसंबर को। यही कारण है कि मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, जो कि 1-2 दिन बाद आप जब भी वीडियो देखोगे 22 दिसंबर आप सोच के चलना, लेकिन मेरा वीडियो जब पब्लिश होगा उसके 1 से 2 दिन के बाद 22 दिसंबर की डेट आने वाली है, जो कि मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। और जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। अगर पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट, जब मकर रेखा में सबसे बड़ा दिन होगा तब कर्क रेखा में सबसे छोटा दिन होगा। मतलब ये कब होता है? 22 दिसंबर को
आप सब नोटिस कर सकते हो 22 दिसंबर आने वाला है। अगर आप तुरंत मेरे इस वीडियो को देखोगे तो 22 दिसंबर आने वाला है, तो आप देख सकते हो सबसे छोटा दिन होगा कर्क रेखा का 22 दिसंबर, और जस्ट इसका अपोजिट मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन कब होता है, तो मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन होगा जब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ओके, जब यहाँ पर 21 जून होता है तो कर्क रेखा पर गर्मी पड़ रही होती है, और जस्ट अपोजिट मकर रेखा पर शीत ऋतु होती है। जब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है, मतलब 22 दिसंबर, अभी हमारे भारत में जोरों की ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर आप दक्षिणी ध्रुव में चले जाओ, यहाँ पर चले जाओ आप, तो यहाँ पर जोरों की गर्मी पड़ रही होगी। 22 दिसंबर को मकर रेखा में सबसे बड़ा दिन होने वाला है। ये चीजें तो समझ में आ गई। अब देखिए हम यहाँ पे कर्क रेखा, आप यहाँ पर कर्क रेखा को नोट कीजिए। ये जो कर्क रेखा है, चूंकि ये भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही है, लगभग मध्य से होकर गुजर रही है, और ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, और देखिए दो बार सूर्य, एक बार जब उत्तरायण होता है और एक बार जब दक्षिणायन होता है, 2 बार सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 2 बार, ये जो भूमध्य रेखा है इस पे 2 बार लंबवत चमकता है। ये पहला तो चमकता है 21 मार्च को, जब सूर्य उत्तरायण हो रहा होता है और कर्क रेखा की ओर जा रहा होता है। दूसरा चमकता है 23 सितंबर को, 23 सितंबर को, है ना। तो 2 दिन चमकता है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। और यही कारण है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। क्यों? क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये हो गया। अब ये जो पूरा एरिया है, अब आप यहां पे ये देखिए, आप देख रहे हो कभी कर्क रेखा में सूर्य लंबवत चमक रहा है, कभी मकर रेखा में लंबवत चमक रहा है, भूमध्य रेखा में तो 2-2 बार साल में, वर्ष में 2-2 बार लंबवत चमकता है। सूर्य अधिकतर टाइम अपना यहीं पर स्पेंड कर रहा है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद ये इधर जाता है, बहुत दिनों के बाद इधर जाता है। यही कारण है कि ध्रुवों में 6 घंटे के दिन और 6 घंटे की रात, 6 घंटे क्या, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है ध्रुवों में। यही कारण है सूर्य अधिकतर अपना समय कहां पर बिताता है, इस जगह पर बिताता है, भूमध्य रेखा और इसके आसपास वाले क्षेत्र में। अब सूर्य जहां पर रहेगा अपनी हीट वहीं पर देगा, जहां पे अपनी हीट देगा उस क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ेगी। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गर्मी थोड़ा अधिक होती है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। आगे समझ में। अब अपने भारत की स्थिति को देखिए, हमारा भारत कहां पर स्थित है, इसका थोड़ा ही सिरा कर्क रेखा से उत्तर की ओर जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, आप जब इंडियन ज्योग्राफी में कभी जलवायु पढ़ोगे भारत की, तो एक टॉपिक आएगा कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है, इसका कुछ भाग कर्क रेखा से उत्तर की ओर है, लेकिन तब भी भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों कहा जाता है? तो इसके कई सारे फैक्टर है, कई सारे कारण है। यहाँ पर उन कारणों को बताना मतलब अपने थोड़ा समय की कमी है, अपने कोर्स को कंप्लीट करवाना है। इसलिए इंडियन ज्योग्राफी में अगर आपको ये समझना है, इंडियन ज्योग्राफी में आप अगर खुद से पढ़ रहे हो तो खुद से या फिर किसी से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा भले भाग इसका कर्क रेखा से उत्तर की ओर है भारत का, लेकिन फिर भी भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी क्यों कहा जाता है? जब सूर्य यहाँ से दक्षिण की ओर आता है तब यहाँ पर ठंड बढ़ने लगती है, जब सूर्य उत्तर की ओर आता है तब यहाँ पर गर्मी पड़ने लगती है। मतलब मानसून के हिसाब से, ठीक है, समय के सूर्य के हिसाब से यहाँ पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। उष्णकटिबंधीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ये उष्णकटिबंध का क्षेत्र है। आ गया समझ में? तो हाँ, तो ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या पड़ती है? गर्मी अधिक पड़ती है, गर्मी अधिक पड़ती है। और ऐसा नहीं कि कुछ महीनों या कुछ क्षणों के लिए गर्मी यहाँ पर अधिक पड़ती है, हमेशा, लगभग हमेशा इस क्षेत्र में
खास तौर पर ये जो 10 डिग्री का एरिया है, भूमध्य रेखा से ऊपर 10 डिग्री और भूमध्य रेखा के नीचे 10 डिग्री का एरिया, तो यहाँ पर हमेशा लगभग गर्मी ही होती है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है और भारत अपना जो भारत है वो इससे ज्यादा दूर नहीं है, तो ये चूंकि हमेशा होता है एक लंबे समय तक के लिए, यहाँ की ये जो चीजें हैं, यहाँ का जो वातावरण है गर्म होता है लंबे समय के लिए, और साथ ही साथ ये देखिए काफी विशाल क्षेत्र में होता है। तो यहाँ का अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा मौसम है, मौसम क्या, जलवायु, यहाँ पे कैसी जलवायु है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। आ गया समझ में, क्योंकि काफी विशाल क्षेत्र में है ये, और क्षेत्र के अलावा काफी लंबे समय से लेकर अभी तक ये चला आ रहा है। मुझे तो नहीं लगता अगर सूर्य खत्म होगा तभी ये चीजें खत्म हो सकती है, और सूर्य की उम्र अभी बहुत बची हुई है। ठीक है, तो जलवायु क्या होता है, एक विशाल भूभाग पर लंबे समय तक पड़ने वाला वायुमंडलीय प्रभाव है। अब मौसम देख लेते हैं। मौसम क्या है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कीजिए। विशाल भूभाग पर, विशाल नहीं, छोटे भूभाग पर, कम भूभाग पर, कम भूभाग पर लंबे समय तक, सॉरी लंबे नहीं, कम समय तक, कम समय तक पड़ने वाला वायुमंडलीय प्रभाव। वायुमंडलीय प्रभाव जैसे भारत में आप कभी देखोगे, हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की चर्चा मैं नहीं कर रही हूँ, भारत की भी चर्चा कर रही हूँ। आप देखोगे कभी यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु पड़ती है ना, ऋतु का मतलब है कभी यहाँ पर गर्मी होने लगती है, कभी यहाँ पर ठंड होने लगती है, कभी यहाँ पर वर्षा का मौसम आ जाता है। ऐसा ये सब इंडियन ज्योग्राफी का विषय है, यहाँ पर अभी मैं नहीं बताऊंगी। तो ये सब क्या है, ये कम कम समय के लिए होता है, 2-2 4-4 महीने के लिए होता है और आके चला जाता है। तो इसे जलवायु नहीं कहेंगे, इसे मौसम कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे मौसम कहेंगे। तो मौसम क्या होता है, कम भूभाग पर कम समय तक पड़ने वाला जो भी वायुमंडलीय प्रभाव है उसे कहते हैं मौसम। आ गया समझ में। अब हम करते हैं चर्चा मध्य प्रदेश की जलवायु की। जैसे अगर भारत की पूछी जाए कि जलवायु कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, विशाल क्षेत्रफल पर लंबे समय के लिए जो भी वायुमंडलीय प्रभाव पड़ रहा है उसे जलवायु कहेंगे। तो भारत की जलवायु कैसी है, अभी मैंने बताया, चूंकि भारत उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में स्थित है इसका अधिकतर भाग, इसलिए भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अब मानसूनी क्यों है, इसका भी हर चीज का आंसर है इंडियन ज्योग्राफी में जलवायु में। ठीक है, तो चूंकि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब आप अगर ध्रुवों में जाओगे, पृथ्वी की अगर बात करें, अगर आप ध्रुवों में जाओगे, वहां पे कोई पूछता है या फिर यहाँ पे कोई पूछता है कि ध्रुवों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो वहां पे तो आप उष्ण नहीं बोलोगे, वहां पे आप शीत बोलोगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वहां पर शीत ऋतु ही पाई जाती है, बर्फ जमे होते हैं। अंटार्कटिका की जलवायु अगर कोई पूछता है कि कैसी है, तो वहां पे भी क्या है, शीत जलवायु, एकदम बर्फ से हमेशा बर्फ की चादरें वहां पर बिछी हुई होती है। तो ये कारण है, लंबे समय तक ये चीजें रहती है। लेकिन अपने भारत में देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोला गया है, लेकिन कभी यहाँ पर कम समय के लिए ठंड भी पड़ जाती है, कभी यहाँ पर बारिश भी आ जाती है, कभी यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है। तो ये चीज मौसम है, ये मौसम का बदलाव है। लेकिन जलवायु अगर पूछता है तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। चूंकि भारत की जलवायु कौन सी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इसीलिए भारत की जलवायु का ही प्रतिरूप है अपने मध्य प्रदेश की भी जलवायु। बहुत बार पूछा गया है, आप चाहे तो देख लेना, शायद 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, ये भी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी, कभी कभी केवल मानसूनी लिख के आता है, तो ये भी आप सही कर सकते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब जलवायु के अंतर्गत, इसके मध्य प्रदेश में जलवायु के अंतर्गत उनके क्षेत्रों की चर्चा करते हैं कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को
बस माइनर सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, 5 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। आपको पढ़ने के क्रम में यहाँ पर 4 भाग भी लिखे हुए मिलेंगे, तो 4 भी सही है, 5 भी सही है, जो भी ऑप्शन में आए आप उसे कर सकते हैं। अब 5 में सबसे पहला, अगर आप मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन से परिचित हैं तो आप मध्य भारत का पठार भी जानते होंगे। ये इस प्रकार से है, लगभग तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये है मध्य भारत का पठार। ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा मध्य भारत का पठार। तो पहला विभाजन है इसका मध्य भारत का पठार। पहले मैं विभाजन बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि यहाँ की जलवायु कैसी है। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत बुंदेलखंड की भी जलवायु को इंक्लूड किया गया है और रीवा पन्ना के पठार की भी जलवायु को इंक्लूड किया गया है। ये पूरा रीवा का पन्ना का पठार है, उसका रीजन है। तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड और प्लस रीवा पन्ना का पठार। देन आप इसके नीचे आओगे, ये आपको पूरा ये मिल जाएगा, ये मालवा रीजन, ये पूरा, ये जो पूरा क्षेत्र है ये हो जाएगा मालवा। कुछ इस तरह से आप मैप निकाल के बैठोगे। मालवा का पठार, दूसरा विभाजन। तीसरा विभाजन, जस्ट नीचे आओगे आपको यहां पर मिल जाएगा नर्मदा सोन घाटी, ये पूरा, ठीक है, नर्मदा वाला पूरा इलाका, नर्मदा सोन घाटी। फिर उसके जस्ट नीचे आओगे आपको यहां पर मिल जाएगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो चौथा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। देन आप पूर्वी भाग में चले जाओगे तो ये जो पूरा, ये पूरा इलाका है, ये वाला, ये आपको बघेलखंड के पठार के नाम से दिखाई पड़ेगा। तो 5वां विभाजन है बघेलखंड का पठार। तो अगर पूछता है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कहीं कहीं पर आपको 4 भी दिखाई पड़ेगा। 4 के अंतर्गत बघेलखंड के पठार को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जो भी ऑप्शन में आएगा आप उसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए यहाँ पर अलग से बना दिया है। अब चलिए हम जलवायु की चर्चा करते हैं। चूंकि ये सारे क्षेत्र विशाल विशाल क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्र विशाल क्षेत्र हैं, जलवायु की चर्चा करते हैं। मध्य भारत का पठार, इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया बुंदेलखंड का पठार और ये रीवा पन्ना का पठार, और मध्य भारत ये इसका ये थोड़ा इलाका, ये तो बुंदेलखंड में ही आता है, और इसके ऊपर का थोड़ा इलाका जो यूपी में आता है मध्य भारत के अंतर्गत भी आ जाता है। वो भी मध्य भारत के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? सॉरी, यहाँ पे आप मध्य भारत का पठार ना लिखें, यहाँ पे आप उत्तर का मैदान लिखें। उत्तर का मैदान, ठीक है। तो उत्तर के मैदान के अंतर्गत यहां पे मध्य भारत का पठार भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मध्य भारत का पठार भी आ जाएगा। ये इसका यहाँ पे थोड़ा सा इलाका बुंदेलखंड भी आ जाएगा, और ये आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार। तो यहाँ पे कौन सी जलवायु है? तो उत्तर के मैदान में बहुत अधिक, यहाँ पे अधिक गर्मी भी होती है और बहुत अधिक ठंड भी होती है। तो कैसी है जलवायु? गर्मी में बहुत अधिक यहाँ पर गर्मी होती है, ठीक है, बुंदेलखंड को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठंड में बहुत अधिक यहाँ पर ठंड भी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर के मैदान की जलवायु। उसके बाद आते हैं मालवा के पठार में। मालवा का पठार कम गर्म, मैं यहां पे लिख देती हूं, ये जो रीजन है ये कम गर्म होता है और कम ठंडा होता है। ये अधिक गर्म और अधिक ठंडा रहता है, मतलब
अगर मालवा के पठार की बात करें तो गर्मियों में ये बहुत कम गर्म होता है और ठंडियों में ये बहुत कम ठंडा होता है। और यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ की जो जलवायु है, ये बहुत अच्छी होती है। यही कारण है कि चीनी यात्री फाहियान ने मालवा के पठार को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी है। मालवा के पठार की जलवायु, उसने कहा है कि यहाँ की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में बहुत कम गर्मी होती है और ठंडों में बहुत कम ठंड यहाँ पर पड़ती है। उसके बाद आते हैं इसके जस्ट नीचे नर्मदा सोन घाटी में। नर्मदा घाटी क्षेत्र जो है, यह क्षेत्र अधिक गर्म होता है और साधारण ठंडा होता है। मतलब गर्मियों में यहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है और ठंडी में जो ठंड पड़ती है ये बहुत ही सामान्य पड़ती है, ज्यादा यहाँ पर ठंड नहीं होती। उसके बाद आते हैं सतपुड़ा श्रेणी में। सतपुड़ा श्रेणी में साधारण ठंड पड़ती है और साधारण गर्मी होती है। मतलब ना ज्यादा अधिक ठंड होती है यहाँ पर, लेकिन हाँ, मालवा से अच्छी जलवायु यहाँ की नहीं है। मालवा की सबसे अच्छी जलवायु है, लेकिन यहाँ पे ठंड भी इतनी ज्यादा नहीं होती, नॉर्मल होती है, और गर्मी भी इतनी ज्यादा यहाँ पर नहीं होती। और अमरकंटक की बात करें या पचमढ़ी की बात करें तो आपको तो पता ही होगा, सतपुड़ा रीजन में है ये दोनों क्षेत्र। पचमढ़ी जो कि सबसे ऊंचा स्थान है मध्य प्रदेश का, और अमरकंटक की चोटी, तो वहां पर भी ऐसी जलवायु होगी जो कि पूरे सतपुड़ा में रीजन में फैली हुई है। उसके बाद बघेलखंड आता है, बसता है। तो बघेलखंड में ये जो रीजन है, यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है बघेलखंड वाले इलाके में, ये पूर्वी पठार भी कहते हैं। तो अधिक गर्म है ये इलाका और साधारण ठंडा है ये इलाका। गर्मी बहुत अधिक होती है यहाँ पे और ठंड साधारण होती है। गर्मी अधिक होती है, ठंड थोड़ा साधारण होती है। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के 5 जलवायु क्षेत्र। जलवायु से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं उठेंगे। अब इसके बाद ये तो हो गई जलवायु वाली बात। समझ में, देखिए यहाँ पे समझने वाली इतनी कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि ये उत्तरी भाग है। गर्मी सूर्य से भी, देखिए हर चीज जो जलवायु है ये सूर्य पे डिपेंड करेगी। सूर्य जिस इलाके से जितना दूर होगा उस इलाके में उतनी ज्यादा ठंड होगी, जिस इलाके के सबसे पास होगा वहां उतनी ज्यादा गर्मी होगी। अब यहाँ पर क्या है कि कर्क रेखा यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं, कर्क रेखा यहाँ से पास में है, इसलिए जब सूर्य लंबवत होता है तो गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर सूर्य यहाँ से दूर हटता है तो यहाँ पर ठंड भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है यहाँ पे थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर चेंजेस का, और साथ ही साथ पर्वतों की भी बहुत ज्यादा भूमिका होती है इन सब चीजों में, और स्पेशली वर्षा में बहुत अधिक भूमिका होती है। तो ये होगी जलवायु की बात। अब जलवायु के बाद मध्य प्रदेश के ऋतुओं की बात करेंगे। ऋतुओं, मौसम कह सकते हैं, मतलब कौन कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, कौन कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक ठंड होती है, ओवरऑल अगर देखा जाए किस जिले में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे देना, साथ ही साथ जो भी कंफ्यूजन हो तो एक कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।